हे गाइस, होपफुली एवरीवन इज़ डूइंग वेल। हमने आज क्वेश्चन नंबर 11.1 करना है और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 है। पहले आप इसकी शेप देखें। एक्चुअली ये टेक्निकल क्वेश्चन नहीं है। यहाँ पर आपने जिस चीज़ को सीखना है वो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर है। हमने प्रीवियस जूनियर सेमेस्टर्स के अंदर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। बेसिकली इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, capital expense and revenue expense. The little bit difference over here is आपने जो revenue expenditures हैं आप उनको operating expenditures भी कह सकते हैं, क्योंकि operating expenditures और revenue expenditure by nature they are same. Operating expenses हम कारोबार में बिजनेस में तब करते हैं जब वो कॉन्टीन्यूसली रिक्वायरमेंट्स हों। एग्जांपल्स हमारे सामने है कि अगर आप रेंट पे कर रहे हैं फॉर द शॉप जिसका आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो रेंट वुड बी पेड कॉन्टीन्यूसली। आफ्टर ईच मंथ यू विल पे द रेंट। तो ये ऑपरेट करने के लिए बार बार कर रहे हैं। अगर इफ़ यू हैव पेड सैलरीज ऑफ योर एम्प्लॉयज़, ये भी बार बार कर रहे हैं। इफ़ यू हैव पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये भी बार बार कर रहे हैं। तो ये ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स ही एक्चुअली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। आप करना क्या है, आप क्या करेंगे, इसमें एक ABCD ये लिखे हुए हैं, इनको पहले एक साइड पे लिखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि ये कैपिटल है या रेवेन्यू है, और फिर उसके आगे उसकी रीज़न फाइंड आउट कर देंगे। जैसे पहला जो आपके पास आ रहा है वो इनिशियल लीज पेमेंट है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, अब आपके सामने जो स्टेटमेंट है पहले आप उसको पढ़िए। ओके, हेडिंग भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पर आपने पहले स्टेटमेंट एंटर करनी है और उस स्टेटमेंट में आपने डिसाइड करना है कि ये कैपिटल है या ऑपरेटिंग या रेवेन्यू है, दोनों में से एक चीज़ होगी। और फिर आपने उसकी लॉजिकल रीज़निंग वो डिस्कस करनी है। और लॉजिकल रीज़निंग वो हम ऑलरेडी पहले से सीख चुके हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पर भी उसको दोबारा पॉइंट आउट करेंगे। पहले इस स्टेटमेंट को देखें। इनिशियल लीज पेमेंट ऑफ 5000 फॉर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल कैश रजिस्टर सिस्टम। देखें, जो लीज़ पेमेंट होती है वो बेसिकली जैसे रेंट पे करते हैं ना आप, उसकी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। आप गाड़ी लीज़ पे लेते हैं तो उसकी आप लीज़ पेमेंट करते हैं, फिर उसके 2 माह बाद दोबारा, 3 माह बाद दोबारा, बाज़ का 6 मंथ्स में रिपीट होती है, बाज़ का जैसे बाय एनुअल होती है, क्वार्टरली होती है। क्वार्टरली में आप हर क्वार्टर के बाद उसकी पेमेंट कर रहे होते हैं, तो वो एक साल में कई दफ़ा रिपीट हो सकती है। इस तरह से जो लीज़ पेमेंट्स होती हैं वो भी कॉन्टीन्यूसली पे हो रही होती हैं। तो इसलिए अब आप बताइए मुझे, इसको आप क्या डिसाइड करेंगे। सबसे पहले तो आप इसको लिखें कि ये कंटिन्यूस हो रहा है, इसलिए ये रेवेन्यू है। आपने ये एक बार डिसाइड की कि ये रेवेन्यू एक्सपेंस है। अब उसकी रीज़न वैसे तो मैंने भी आपको बोल दी है। ये चूँकि कॉन्टीन्यूस है और बार बार होती है, इसलिए रेवेन्यू या ऑपरेटिंग इसके सामने आप लिख दें। तो लेफ़्ट साइड पे आपने स्टेटमेंट लिखी, रेवेन्यू लिखा, और अब आपने इसकी रीज़न डिसाइड करनी है। आप इसको अब बोल सकते हैं कि दिस एक्सपेंस इज़ ऑफ रिपीटेड नेचर, यानी कि इसने बार बार होना है। आप यूँ करके इसकी रीजनिंग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने बाकी सारे जो प्रोसीजर्स हैं उनको भी आपने ऐसे ही फाइंड आउट करना है। रीज़न साथ साथ लिखती हैं, साथ साथ उसका रिज़ल्ट लिखना है और स्टेटमेंट लिखनी है। ये पहली स्टेटमेंट हो गई। अब सेकंड स्टेटमेंट आप पढ़ें और बी में लिखा हुआ है आउटले। सबसे पहले चले पहले हम इसको वहाँ अपने रजिस्टर में लेकर जाते हैं लिखने के लिए, और फिर उसके बाद हम इस पर उतनी देर आप सोचें कि ये आउटले क्या होता है। ओके, अब यहाँ पर जो मैंने वर्ड आपसे कहा कि आप उसको गौर से देखें, वो एक्चुअली ये आउटले है। आउटले क्या होता है, आपके पास से अमाउंट जा रही है। एक तो ये पेमेंट हुई, यानी पेमेंट हमारे पास से चलेगी। आप आगे पढ़ें तो आपको नज़र आ रहा है पेटेंट राइट्स, और साथ में इन्वेंटर लिखा हुआ है। पेटेंट राइट्स का मतलब ये होता है कि एक इन्वेंटर ने जब कोई भी ऐसा प्रोसेस, किसी साइंटिस्ट ने कोई ऐसा गैजेट इन्वेंट किया है, तो वो उसको सिर्फ अपने नाम के लिए करा देता है। नो वन एल्स इन द होल वर्ल्ड कैन यूज़ द सेम प्रोडक्ट।
जैसे आपको एग्जांपल याद है कि हमने येलो लेबल का, येलो कलर का था, वो उनका पेटेंट है। तो नो कंपनी इन द होल वर्ल्ड कैन मेक अ टी पैक विद द येलो कलर। तो ये उनका पेटेंट है, और ये एक दिन या 2 दिन का बेनिफिट नहीं है, इट्स बेनिफिट फॉर द लाइफ टाइम। तो ये 1 साल 1 महीना का नहीं है, पूरी ज़िंदगी के लिए। तो दैट इज़ वाई हम इसको कंसिडर करेंगे कि इट इज़, बोलें, कैपिटल। एक ये बात डिसाइड कर ली। अब कैपिटल हम क्यों कहेंगे, बहुत सारी रीज़न है। तो आप कहेंगे कि ये जो हमारे पास एक्सपेंस है, इट अपीयर्स इन बैलेंस शीट। बहुत सी रीज़न्स हो सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा सूटेबल रीज़न है वो इसके साथ आप अटैच कर सकते हैं। वो आपने लिख दी, इट अपीयर्स इन बैलेंस शीट। ओके, अब नेक्स्ट आप फाइंड आउट करें जो हमारे पास सी पार्ट है, उसको भी पहले हम देखेंगे। और यहाँ हमने गौर से देखा कि आउटले इधर भी लिखा हुआ है। तो बुक में आउटले लिखा है, हम वही अमाउंट, वही चीज़ जो है इधर पेश करते हैं पहले। ओके, अब जो आपके पास सी पार्ट है, उस सी पार्ट में दोबारा आपकी अमाउंट आपके पास से जा रही है, इसका मतलब ये एक्सपेंस है। लेकिन साथ में ये लिखा हुआ है कि मेजर रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोग्राम है। आपने 80,000 रुपया दिया, उसकी रिसर्च भी है। और ये याद रखिए, 2 तरह की रिसर्च होती है। एक वो जो मार्केटेबल रिसर्च होती है, जिसको आपने अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करना होता है, वो एक अलग तरह की सर्च है कि आपने अपने बिज़नेस को कैसे डेवलप करना है। लेकिन ये जो है, ये डेवलपमेंट प्रोग्राम है और मेजर रिसर्च है। हो सकता है आप न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कोशिश कर रहे होंगे। ये मार्केटेबल रिसर्च नहीं है, बल्कि डेवलपमेंट प्रोग्राम है। और ये बाज़-औक़ात पूरी लाइफ आपकी गुजर जाती है सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए। तो अब जब मैं कह रहा हूँ कि बाज़-औक़ात पूरी लाइफ गुजर जाती है, तो व्हाट विल हैपन, अगेन इट इज़ योर कैपिटल। अच्छा, अब ये चूँकि इट्स नॉट अ रिपीटेड थिंग, तो आप ये लिख सकते हैं, ये कैपिटल इसलिए है, इट डज नॉट रिपीट अगेन एंड अगेन। बार बार ये आपके पास नहीं होता, इसलिए ये आपका कैपिटल है। ओके, अब हम डी पार्ट की तरफ चलते हैं, और डी पार्ट में चेक करते हैं कि क्या है उसमें। आपने 80,000, चले पहले हम इसको उधर लेकर जाते हैं और चेक करते हैं कि ये स्टेटमेंट आपसे क्या बोल रही है। अच्छा, अगेन हमारे पास जो स्टेटमेंट आई है, उसमें आपने 80,000 इन्वेस्टमेंट की है इन पोर्टफोलियो ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। अच्छा, 2 वर्ड्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि अगर लेट से आपने बैंक में भी जाना है इन्वेस्ट करने के लिए, आपने स्टॉक एक्सचेंज में भी जाना है इन्वेस्ट करने के लिए, आपने कमोडिटी मार्केट यानी सोना ख़रीदने के लिए भी जाना है, तो 3 अलग अलग जगह हैं जहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर इन तीनों को इकट्ठा कह लें तो उसे पोर्टफोलियो बोलते हैं। ऐसे आर्टिस्ट का भी पोर्टफोलियो होता है। वो अगर अपनी लाइफ के अंदर जो जो आर्ट पीसेस बनाता जाता है, उसको वो एक जगह फाइनलाइज करता है, उसको भी पोर्टफोलियो बोलते हैं। लेकिन चूँकि हम फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, हमारे लिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या है, अगर आपने 2 से 3 अलग अलग जगहों पे, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और उस इन्वेस्टमेंट को किसी एक जगह प्रोफाइल एक बना रहे हैं, तो उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। दूसरा वर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ लॉन्ग टर्म नहीं होती। यानी आपने सुबह ख़रीदी है, लेट्स से यू हैव डिसाइडेड टू सेल दैम विद इन दैट डे, तो आप सेल कर सकते हैं, वो मार्केटेबल होती है। इसका मतलब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती। या आपने एक ही दिन के अंदर भी चाहे ना, 1 घंटे के अंदर भी चाहे इन्वेस्टमेंट चेंज करना आपने शायद वो AKD सॉफ्टवेयर देखा होगा जो हमने पहले भी ऑब्ज़र्व किया था। उसमें अगर आप चाहें, आफ्टर अ मिनट, let's say you have invested in any company at 1 p.m. और at आफ्टर 5 मिनट्स लेट्स से यू हैव डिसाइडेड टू सेल, तो आप सेल कर सकते हैं, वो मार्केटेबल होती है। यहीं से आपके जहन में बात आ रही होगी, जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं होती, वो शॉर्ट टर्म होती हैं। और अगर वो शॉर्ट टर्म है तो फिर बताइए क्या डिसाइड हुआ, वो रेवेन्यू या ऑपरेटिंग आपका एक्सपेंस है। और जो हम रीज़न बोल रहे हैं वही रीज़न आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इट इज़ एसोसिएटेड विद शॉर्ट टर्म पीरियड। आप ऐसे लिख के इसकी रीजनिंग कर सकते हैं, इट इज़ एसोसिएटेड विद शॉर्ट टर्म पीरियड। जो डी हो गया, उसके बाद आप ई पर आए। अब ई में आपके पास जो लिखा हुआ है
उसको हम पहले उधर लेके चलते हैं। ये भी दोबारा आउटले ही है और यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो है आउटले फॉर एन ऑफिस मशीन। अच्छा जी, ऑफिस मशीन आपने ख़रीदी है। अब ये तो खैर डाउट वाली बात है ही नहीं, आपने सिंपल एक मशीन ख़रीदी है और आपको ये अच्छी तरह से पता है जो मशीन्स आप परचेज़ करते हैं ऑफिस के लिए दैट वुड लास्ट फॉर सेवरल ईयर्स। आपने उसको हर दूसरे तीसरे महीने कंप्यूटर नहीं परचेज़ करते, हर दूसरे तीसरे महीने जो वाटर कूलर है वो परचेज़ नहीं करते। तो जो आप ऑफिस की इक्विपमेंट्स और मशीन कॉफ़ी टेबल आप लेकर आए हैं तो वो भी सालों साल चलता है। तो जो ऑफिस इक्विपमेंट होती है दैट वुड लास्ट फॉर सो मैनी ईयर्स, ये लॉन्ग टर्म होता है। और अगर ये लॉन्ग टर्म है तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे, दैट वुड बी कंसिडर एज योर कैपिटल। और चूँकि आपने ऑफिस मशीन ख़रीदी है तो आप इसका सिंपल आंसर ये भी लिख सकते हैं, इट अपीयर्स इन बैलेंस शीट। ये चूँकि बैलेंस शीट की आइटम है और वट एवर अपीयर्स इन बैलेंस शीट दैट वुड बी कंसिडर्ड कैपिटल। ओके, अब उसके बाद हम एफ एंट्री को देखते हैं। दोबारा एफ एंट्री में भी फिर आउटले है। आउटले का मतलब है कि ये भी एक्सपेंस हो रहा है और आप एक्सपेंस किस नेचर का हो रहा है उसको आप फॉलो करें और क्या लिखा हुआ है उसकी रीडिंग करें। यहाँ पे लिखा आउटले फॉर 2000 फॉर अ न्यू मशीन टूल। फिर दोबारा से मशीन आ गई और उसका टूल आ गया। अब जो टूल्स आप यूज़ करते हैं वो भी नॉर्मली शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं होते, वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक चलते हैं। और साथ में उसने मेंशन भी कर दिया कि ये मशीन का टूल है। तो रिमेनिंग टूल्स पॉसिबली वो डिस्पोजेबल भी हो सकते हैं, लेकिन ये मशीन का टूल है तो जब तक मशीन तब तक वो उसका टूल भी रहेगा। ये भी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है, इसका मतलब है लॉन्गर है तो साथ में आप इसको कैपिटल मेंशन कर देंगे। तो आपने डिसाइड कर लिया कि ये कैपिटल है। अब साथ में इसकी आप रीजनिंग भी दें। बहुत सारी और रीजंस के साथ साथ आप ये भी लिख सकते हैं, इट प्रोवाइड्स बेनिफिट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। ये ज़्यादा देर के लिए आपको बेनिफिट देता है तो इसलिए ये कैपिटल है। तो यूँ हमने एफ़ किया। अब हम जी एंट्री को देखते हैं वहाँ क्या डिस्कशन हो रही है। तो जी में फिर दोबारा से आउटले है, फिर दोबारा से पेमेंट हो रही है, एक्सपेंस है, ये हमें समझ में आ गई है। अब एक्सपेंस को फॉलो करना है कि ये ज़्यादा देर के लिए या कम देर के लिए। तो यहाँ पर आपको वो कह रहा है कि $2,40,000 हैं फॉर अ न्यू बिल्डिंग। ये भी सिंपल है, जब बिल्डिंग परचेज़ आपने की है तो वो भी थोड़े अरसे के लिए नहीं होती, इसलिए ये कैपिटल है। और आप यहाँ लिख सकते हैं कि इट अपीयर्स इन बैलेंस शीट। अच्छा, अब रीज़निंग आप पुराना अपना लेक्चर खोल सकते हैं सेमेस्टर का और वहाँ पर रीज़निंग आपको 10-12 रीज़न्स वहाँ पे पड़ी हुई हैं, उनमें से भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई चीज़ समझ आ रही है वो भी लिख सकते हैं, यही वाली चीज़ रिपीट भी कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप अपनी सेंसेस भी यूज़ करें। और उसके बाद ई वाले पार्ट में चलते हैं, वहाँ एच वाले पार्ट में चलते हैं, ABCDEFGH। और एच में वो आपसे कह रहा है दोबारा आउटले हो रही है, यानी कि एक्सपेंस आपका, ये भी एक तरह का एक्सपेंस है, लेकिन एक्सपेंस की नेचर को अब आपने समझना है। और उस नेचर को समझने के लिए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। आउटले 1000 फॉर मार्केटिंग रिसर्च। अब देखें वही वर्ड यहाँ पर आ गया, मार्केटिंग रिसर्च। और मैंने आपसे कहा था मार्केटिंग का क्या वर्ड है, मतलब कि आप उसको लॉन्गर टर्म के लिए यूज़ नहीं कर रहे। आप एक्सपेंस में जो अमाउंट है उसको भी चेक करें, वो सिर्फ 1000 है। और ऊपर जब आपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कहा था, यहाँ पर भी हमने मार्केट का वर्ड समझ लिया था। और ये जो है ये मेजर रिसर्च है, जो सी पार्ट है उसमें लिखा हुआ है मेजर रिसर्च और ये लिखा हुआ है मार्केट रिसर्च। इसका आसान मतलब आप समझिए कि आपने आज के दिन लेट्स से एक प्रोडक्ट परचेज़ की शालमी से और आपने उसको बेचना है। आपने सोचा कि इसको मैं फ़ेसबुक पे लगाना है या मैंने इसको इंस्टा पे लगाना है या मैं इसको दराज पे जाके लगाऊं। तो वो प्रोडक्ट सेल करनी है और सेल आप रोज़ करते हैं,
तो हर प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग है वो डिपेंड करती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे। तो मार्केटिंग रिसर्च यानी चीज़ बेचने के लिए जब आप रिसर्च करते हैं तो इट डज़ नॉट लास्ट फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये बस उस प्रोडक्ट के लिए होती है, शॉर्टर पीरियड होता है, इसलिए ये रेवेन्यू है। ओके, और अब इसकी रीजनिंग ये है कि वो इट्स एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस फॉर बिज़नेस, जो कारोबार के लिए आप कारोबार के लिए जो आप एक्सपेंस कर रहे होते हैं, ये वो एक्सपेंस है और वो डेली रूटीन का एक्सपेंस है। लें जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ पे बेशक इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अच्छी तरह से समझें। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं या मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। इस तरह से बहरहाल इस परफॉर्मिंग के तहत आपने अपने क्वेश्चन को फॉलो करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 11.2 करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे सामने है और उसमें कुछ चीज़ें पहले से डिस्कस्ड हैं, लेकिन यहाँ बताने के लिए आपको जो चीज़ समझनी है वो ये कैश फ्लोज़ हैं। और कैश फ्लोज़ आपको पता है 2 तरह के होते हैं, एक CFO और एक CFI। कैश फ्लो ओ का मतलब होता है जो आउटवर्ड पैसे आपके पास से जा रहे हैं वो कैश फ्लो आउट हो जाता है, और CFI का मतलब होता है कैश फ्लो इनवर्ड जो आपके पास आ रहे होते हैं। नॉर्मली जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है CFO उसे बोलते हैं, जो आप किसी इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा देते हैं, वो पैसा आपके पास से निकल के जा रहा होता है और उसके बाद उस पैसे लगाने से आपको प्रॉफिट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, उनको कैश फ्लो इनवर्ड या CFI बोलते हैं। पहले आप इनको यहाँ पर पोज कर दें। हम करने लगे हैं क्वेश्चन 11.2 और उसके लिए आपको क्या चीज़ चाहिए, एक आपको जो CFO चाहिए जो कैश फ्लो आउटवर्ड आपके पास से जा रही है, और दूसरा कैश फ्लो जो इनवर्ड हो रही है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। एक तरीका इसका ये भी है और एक तरीका ये है कि आप इसको यूँ हॉरिजेंटल भी लिख सकते हैं, यानी कि जो जो इनफ्लोज आ रहे हैं वो इस तरह लिखें, तो सूटेबल आपके लिए जो हो वो आप कर सकते हैं। मैं इसको हॉरिजेंटल लिख रहा हूँ, मैं फिर आपसे दोबारा कह रहा हूँ, आप चाहें तो इसको मैं वर्टिकल लिख रहा हूँ, आप चाहें तो इसको हॉरिजेंटल कर सकते हैं। यहाँ पर आप ईयर्स लिखते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल पहले बता देता हूँ। लेट्स से आपने 1,20,000 इन्वेस्ट किया किसी बिज़नेस के अंदर, कोई मशीन ख़रीदी, कोई बिल्डिंग ख़रीदी। अब इसको मैच ना कीजिएगा कि 1,20,000 रुपये की कोई मशीन आती नहीं है या कोई बिल्डिंग आती नहीं है, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो 1,20,000 जो है ये आउटवर्ड है। आउटवर्ड होने की वजह से आप इसके साथ माइनस का साइन लगा सकते हैं, और वैसे ही आपने समझना ये है कि कैश फ्लो आउटवर्ड जो भी होगा वो माइनस ही होगा, लेकिन बेहतर है आप इसके साथ माइनस का साइन लगाएं ताकि वो क्लैरिटी होती जाए। तो -120,000 आपके पास है, या जैसे ही आपने इस दुकान को ख़रीदा तो उसके 1 साल के बाद यानी ईयर 1 के एंड के ऊपर आपको वहाँ से कुछ इनवर्ड फ्लो इनफ्लोज मिले, यानी फर्स्ट मंथ का रेंट, सेकंड मंथ का रेंट, ये सब मिला के लेट्स से 12,000 आपको रेंट रिसीव हुआ, तो वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ये इनफ्लो ईयर 1 का हुआ। अब आप चाहें तो इसके साथ प्लस का साइन जैसे मैंने लगाया ना, तो प्लस का साइन लगा दें, लेकिन आपको ये पता ना जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस ही होता है। तो अब मैं जैसे ही इसको एंटर करूँगा प्लस गायब हो जाएगा, तो ये आपके पास 12,000 यहाँ पर आ गया ईयर 1 का। अगले साल आपने फ़र्ज़ करें कि 10,000 उससे रेंट लिया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको लॉजिकल में नहीं लेके जाना आपने। अगले साल आपको 14,000 रेंट मिला, लेट से अगले साल आपको अच्छा किराएदार मिल गया और आपने उसका रेंट 14 की बजाय 20,000, अगले साल आपको किराएदार ख़राब तरह का मिल गया और दोबारा आपको 10,000 रेंट रिसीव होना शुरू हो गए, तो इट्स वेरी कॉमन थिंग। अब ये आपने जज करना है, ये सारी कैश फ्लोज जो हैं ये पॉजिटिव हैं, और ये यहाँ पर जो लिखना है ये सारी नेगेटिव है जो आउटवर्ड जा रही हैं, और ये कैश फ्लो जो इनवर्ड हमारे पास जा रही हैं। ये छोटा सा परफॉर्मा है। अब क्वेश्चन में जो ए पार्ट लिखा हुआ है वो आप रीडिंग करें। एक प्रोजेक्ट है जिसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये हमारे काम की चीज़ है, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने सारे चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है कि वो आउटवर्ड होती है, यानी इन्वेस्ट किया तो पैसे आपके पास से जाएंगे। अच्छा, इट इज़ जस्ट आई मीन कोइंसिडेंस के वही 120,000 मैंने यहाँ लिख दिया और मुझे नहीं ख्याल था कि क्वेश्चन के अंदर भी वही होगा, वही 120,000 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है पहली चीज़ तो हमारी वैसे ही क्लियर हो गई कि जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, यानी ईयर ओ में, ओ का मतलब है कि इनिशियल ईयर्स,
जैसे CF होता है ना, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है, तो नॉड जो होता है वो यूज़ होता है फर्स्ट ईयर के लिए। 1,20,000 आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर दी जो यहाँ लिखी हुई है, और उसके बाद जाहिर है कि जब आपने दुकान ख़रीदी, इन्वेस्टमेंट की, कारोबार किया, से कि आपने $120,000 की एक गाड़ी ख़रीदी और उसको रेंट पे दे दिया, लीज़ पे दे दिया, तो ऑब्वियसली अब आपको वहाँ से पेमेंट रिसीव होनी शुरू हो जाएंगी, और इनफ्लोज जो हैं वो $25,000 के हैं। अब होना तो ये चाहिए कि बस आप ये इनफ्लोज यहाँ पर 25,000 लिखते जाएं, और कितने साल हैं वो यहाँ से आप पता कर लेते हैं। नेक्स्ट 18 ईयर्स तक, उसने ये भी बताया कि नेक्स्ट 18 ईयर्स तक। तो करना आपको क्या था, ये 25,000 यहाँ पे लिखें और 18 साल तक कॉन्टीन्यूसली आप वहाँ पे लिख दें, तो ख़त्म हो जाती बात। लेकिन मुझे एक अमाउंट यहाँ नज़र आ रही है, और वो अमाउंट है 5,000, और वो क्या कह रहा है कि कैश आउटफ्लो होगा, पैसा हर दफ़ा जाएगा कब, ये जितने भी आपने इनफ्लोज लिए हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए। मैंने जैसे एग्जांपल दी रेंट की, तो अगर वो किसी थोड़ा सा फासले पर है, तो यू विल हैव टू ट्रैवल फ्रॉम योर प्लेस टू द प्लेस ऑफ योर रेंटल प्रॉपर्टी। वहाँ से यहाँ आने जाने में, इफ़ लेट्स से यू आर पेइंग समथिंग, तो वो आपका एक्सपेंस है। हमें कैसे पता चला कि वो एक्सपेंस है? तो द वर्ड आउटफ्लो इज़ शोइंग दैट कैश इज़ गोइंग आउट। आपको 25,000 मिल रहा है, मगर उस 25,000 मिलने के लिए आपको 5,000 हर दफ़ा खर्च करना पड़ रहा है। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि 25,000 में से 5,000 खर्चा हो गया, तो 20,000 हमारा इनफ्लो हो रहा है। ये भी बात ठीक है। या फिर आप यहाँ पर एक ही दफ़ा मेंशन करें कि 25,000 रिसीव हुआ, और उसमें से 5,000 हमारा एक्सपेंस हो गया, तो एक्चुअल इनफ्लो 25 नहीं है, एक्चुअल इनफ्लो 20,000 है। और ये चूँकि ईयर 1 है, यहाँ पे आप मेंशन कर दें 1 है, फिर नेक्स्ट ईयर मेंशन कर दें 2 है, और इस तरह से आप चला सकते हैं। कब तक आपने जाना है इसको, आपने 18 ईयर्स तक रखना है। अच्छा, जैसे क्लास में भी डिस्कस हुआ था, आप 2-3 डॉट्स यहाँ पे लगा दें, और ये एक्चुअली शो होता है कि आपने इनर वैल्यू सारी सेम है, और 18 ईयर्स तक आप चले जाएं। आउटफ्लो आपका एक ही दफ़ा हुआ, वो एक दफ़ा लिख दिया, और जो ये 20,000 आपने किया, ये हर साल मिलते जाना है। और कब तक मिलेगा आपको, ये 18 ईयर्स तक कॉन्टीन्यूसली मिलता जाएगा, और वही यहाँ पर भी आप पोस्ट कर दें। ये क्वेश्चन करने का तरीका है, और यहाँ पर फिर दोबारा से डॉट शो कर दें, क्योंकि जब एक जैसी चीज़ है तो उसको बार बार लिखने से बेहतर है कि आप डॉट शो करवा दें। ये आपके क्वेश्चन का परफॉर्मा है, और ये हमने इसका ए पार्ट सॉल्व कर लिया है। आपने भी ऐसे लाइंस लगा के अच्छे तरीके से इसको प्रेजेंट करना है। ये ईयर्स हैं आपके पास 1 to 3, और ये आपकी पहली इन्वेस्टमेंट है। अब ये भी बाज़ का होता है कि एट द एंड ऑफ ईयर आपने हो सकता है उस मशीन को सेल आउट किया हुआ है, तो उसको भी फाइंड आउट करना है। लेकिन चूँकि हमारा क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गया, और इसने कहीं मेंशन नहीं किया हुआ कि उस एसेट को बेचा भी है, तो यहाँ पर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट इसको बोलते हैं, जिसमें आपने आउटवर्ड और इनवर्ड सारा कुछ लिख दिया, पैसा आ कितना रहा है और पैसा जा कितना रहा है। ए पार्ट इस तरह से यहाँ कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब हम चेक करते हैं कि बी पार्ट में क्या कह रहा है। अब बी पार्ट के लिए एक तो तरीका था, ये मैं सारा मिटा देता, लेकिन चले मैं लिखा रहने देता हूँ, आप बाद में भी देख सकते हैं इसको। तो बी पार्ट के अंदर अब हम देखेंगे कि क्या चीज़ डिस्कस हो रही है। अब यहाँ पर भी वही दो चीज़ें होंगी, एक इनिशियल पेमेंट होगी जो आउट हो रही होगी, और फिर उस आउट होने के बाद आपको कैश फ्लो इनवर्ट्स मिल रहे होंगे। आपने एक नई मशीन ख़रीदी है, एंड ऑब्वियसली पर्पस ऑफ बाइंग अ न्यू मशीन इज़ टू गेट मोर प्रॉफिट। आप पहले मैनुअल वर्किंग कर रहे होंगे, लेट्स से लेबर लगाई होगी, उसकी जगह मशीन लगा देंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। ये भी हो सकता है कि आपने कोई मशीन लगाई, लेकिन अब उसका मॉडर्न वर्जन आ गया है, तो अब आप वो उस पुरानी मशीन की जगह नई मशीन लगा देंगे, तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, यानी इनफ्लोज ज़्यादा आएंगे। इंस्टॉल्ड कॉस्ट का क्या मतलब होता है, जो इनिशियल आपने उसके ऊपर लगाना था वो 85,000 है। अब हमें ये अमाउंट मिल गई है कि 85,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उस मशीन के ऊपर, जो कि 85,000 है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, एक नई मशीन आपने लगाई है, यानी कि एक न्यू मशीन आपने लगाई। जाहिर है कि फिर पुरानी मशीन भी होगी, और वहाँ लिखा हुआ है कि जो सेल ऑफ ओल्ड मशीन है, तो पुरानी मशीन बेची और न्यू मशीन आपने ख़रीदी,
थोड़ा सा सिंपल मैटर है कि अगर पुरानी मशीन बेचेंगे तो पैसे आएंगे, तो वो आउटवर्ड नहीं होगा, वो इनवर्ड होगा। और न्यू मशीन में जो आपने 85,000 लगाए ये पैसे चले गए। जब आपने पुरानी मशीन को बेचा तो आफ्टर टैक्सेस आपके पास 30,000 रिसीव हुए। अब जाहिर है एक हाथ आपके पास 30,000 आ रहा है और दूसरे हाथ आप 85,000 पे कर रहे हैं, तो एक्चुअली आप 85,000 नहीं पे कर रहे। उस 85 में 30 तो आपको मिल गया, तो आप एक्चुअली 85 में से 30 निकाल के बाकी की पेमेंट आपके पास से जा रही है। उसका क्या मतलब है, जो आउटफ्लो हो रहे हैं मैं यहाँ लिखने लगाऊँ आपको, एक्चुअली तो अमाउंट रिसीव हुई 85,000, मगर उसमें से 30,000 आपको मिल गया है, तो आउट आपका 85 नहीं हुआ। 30,000 की वजह से आप सिर्फ 55,000 आउट में लिखेंगे। ओके अब यहाँ पर आपने वो ईयर्स मेंशन करने हैं और कब तक मेंशन करने हैं वो भी हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट वो आपसे जो हमारे काम की चीज़ थी इनवर्ड, यहाँ पे लिख रहा है ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज जनरेटेड बाय द रिप्लेसमेंट, वो कह रहा है 20,000 कॉन्टीन्यूसली, कब, इन ईच ईयर 6 ईयर्स, 6 साल तक मुसलसल क्या मिलता रहेगा आपको, इस नई मशीन लगाने की वजह से 20,000 मिलता रहेगा। पहले तो हम ये 6 साल का कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर आपके ये 2 साल 3 4 5 और 6 ईयर्स, और हर साल आपको 20,000 मिलता रहेगा। अब चूँकि ये 20,000 जो है ये हर दफ़ा सेम है और ईयर्स थोड़े हैं, तो आपने कॉपी के ऊपर पूरे ही ये 20,000 लिख देना। ओके 6 ईयर में 20,000 आपको रिसीव हो गया। यहाँ अभी लाइन ख़त्म नहीं हुई, वो लाइन हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है वो। अब आपने जो 6th ईयर, जैसे मैंने ए में आपको बता रहा था कि एसेट बेच भी सकते हैं। लिक्विडेशन का मतलब होता है कि नई मशीन को आपने अब लिक्विडेट कर दिया, बेच दिया। अब बेचेंगे तो ध्यान से आप बात समझें कि जो वो 20,000 कमा के दे रही है मशीन, वो तो आपको मिलेगा, लेकिन अब वो मशीन हमारे किसी काम की नहीं रही, हमने उसको बेचा, तो आपको 6th ईयर में कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी मिलेंगे। यहाँ पर ये लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ 6 ईयर आपने उसको लिक्विडेट कर दिया, वहाँ से आपको अमाउंट रिसीव हुई, तो वो 20,000 के अलावा आपको अमाउंट रिसीव हो रही होगी। वो कितनी है, वो कह रहा है कि वो 20,000 है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो अब आपने गौर क्या किया कि एक तो 20,000 भी आपको मिला जो वो रूटीन में मशीन कमा के दे रही थी, अब उसको बेच दिया तो वहाँ से भी आपको 20,000 मिला। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं हो रही, आगे वो कुछ और भी आपसे बात डिस्कस कर रहा है कि 10,000 के मतलब वो क्या कह रहा है, वो एक्सपेक्टेड है था, एक्सपेक्टेड पास्ट टेंस है, फ्रॉम द ओल्ड मशीन हैड इट बीन रिटेन्ड। इसका आप ट्रांसलेट करें, आप ज़्यादा अच्छी ट्रांसलेशन कर लेते हैं कि अगर कभी पुरानी मशीन को बेचा, हैड इट बीन रिटेन्ड, बेचा ना होता, हैड इट बीन रिटेन्ड क्या मतलब हुआ इसका, अगर उसको ना बेचते। देखें एक्चुअली हम लोग इस चीज़ की परवाह नहीं करते कि अब पुराना काम हो गया सो हो गया, हम उसको भूल जाते। जो आपने पुरानी मशीन बेची हुई है और वो ऊपर उसने मेंशन किया था मैंने पुरानी मशीन 30,000 रुपये की बेची है, लेकिन अब उसको ये याद आ रहा है और दुख हो रहा है कि अगर वो हैड इट बिन रिटेन्ड, यानी कि उस पुरानी मशीन को ना बेचता, तो वो 10,000 ग्रेटर देन आफ्टर टैक्स प्रोसीड कमा सकता था। इस लाइन को आपने फिर दोबारा पढ़ना है, मैं एक दफ़ा आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। यानी कि हैड इट बिन रिटेन्ड, अगर उस मशीन पुरानी को रखा जाता, किस मशीन की बात हो रही है, ओल्ड मशीन, ओल्ड मशीन हैड इट बीन रिटेन्ड, अगर उसको ना बेचा जाता, अपने पास रखा जाता, तो हम 10,000 ज़्यादा उससे कमा सकते थे। अब सोचने की बात यह है कि वो मशीन तो चली गई, वो 6 साल पुरानी हो गई थी, हमने उसको बेच दिया, अब 6 साल के बाद आप क्यों याद कर रहे हैं उसको। लेकिन वो कह रहा है कि एट द एंड ऑफ 6 ईयर अगर हम उसको रिटेन कर लेते और ना बेचते तो 10,000 ज़्यादा कमा सकते थे। अब उसको ये दुख सता रहा है। तो अगर लेट से कोई इस तरह की सोच वाला बंदा है तो 20,000 इसमें आपको हर साल मिलने वाला वो था, 20,000 आप बेच दिया, और लेट से वो मशीन रखते तो 10,000 ज़्यादा मिलना था। इसका मतलब है अब तो वो मशीन बेच दी और 10,000 नहीं मिलना, तो आप समझ लें उतना आपका 10,000 नुकसान हो गया। तो एक्चुअली तो 6th ईयर में आपके इनफ्लोज 40,000 होने चाहिए थे, मगर अगर आपने मेंटली उस चीज़ को याद किया कि वो 10,000 ज़्यादा मिल सकता, तो समझें वो 10,000 अब नहीं मिलना, नुकसान हो गया। तो एक्चुअल इनफ्लोज जो हैं वो 40 नहीं बल्कि 30,000 आपके पास आएंगे। इसमें इस क्वेश्चन में यही एक ट्विस्ट था।
आपने इस तरह से ये बी पार्ट सॉल्व किया। बेशक इसको रिवर्स करें, एक दो दफ़ा सुन लें अच्छे तरीके से और फिर अपने माइंड में बिठा लें। ये बी पार्ट हमारा सॉल्व। ओके जी, अब 6C पार्ट देखते हैं। और सी पार्ट में फिर दोबारा से आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट CFO और फिर उस इन्वेस्टमेंट के बाद आपको जो इनवर्ड इनफ्लोज हो रहे हैं वो क्या हैं। अच्छा, अब यहाँ पर डायरेक्ट वो वर्डिंग ही यूज़ हुई है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन की है। अब वैसे तो आपको बताना चाहिए 2 मिलियन में पैसे कितने होते हैं, लेकिन 1 मिलियन जो है वो 10 लाख का, तो 2 मिलियन 20 लाख के हो गए। इस तरह से आप क्वेश्चन में सबसे पहले जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है माइनस के साइन के साथ 2 मिलियन, यानी वैसे आप आसानी से याद रखें मिलियन में 6 ज़ीरो होते हैं, तो अब 2 मिलियन है तो 6 ज़ीरो आपने डाल दिए और 6 ज़ीरो का मतलब है 20 लाख आपके पास अमाउंट है। तो 6 ज़ीरो डाले, मिलियन में 6 ज़ीरो है, बस ये याद रखिएगा आप। CFO यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 मिलियन की हो गई। और अब वो आपसे अगली बात वही करेगा कि कमाई कितनी होगी। एनुअली आपको 3 लाख रुपया मिलना शुरू हो जाएगा। और कब तक? ईच ऑफ द नेक्स्ट 10 ईयर्स, यानी 10 साल तक आपको 3 लाख मिलता रहेगा। आप चाहें तो इसको पहले पोज कर दें, लेकिन अभी देखें नीचे कुछ ना कुछ अमाउंट्स वो डिस्कस कर रहा है, वो हम बाद में भी लिख सकते हैं। लेकिन पहले आप ये समझ लिए हर साल 3 लाख रुपया उसको मिलना शुरू होगा। ओके, साथ में एक चीज़ आप और पढ़ लें, और वो कह रहा है कि आउटले, और हमने पहले भी डिस्कस किया जो आउटले क्या होता है, अमाउंट आपके पास जाएगी। लेकिन वो साथ में कह रहा है ईच ईयर, हर साल ये 20,000 आपके पास से जाएगा भी। 3 लाख आपको टोटल इनवर्ड आ रहे हैं, लेकिन हर साल 20,000 कुछ ना कुछ एक्सपेंस भी होता रहेगा। तो एक अब आप बताइए कि आपका एक्चुअल इनवर्ड कितना हुआ। क्या मतलब कि आपको इनवर्ड पहले साल जो मिलना था वो आपको 3 लाख मिलना था। जहाँ कर्सर ब्लिंक हो रहा है ना, यहाँ देखें 3 लाख मिलना था, लेकिन 20,000 उसी साल, हर साल आपका ख़र्चा होता रहेगा। तो एक्चुअली आपके पास 2,80,000 आएगा फर्स्ट ईयर में, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और हमारे 10 ईयर्स हैं। आप चाहें तो सब में यही लिख सकते हैं, लेकिन अभी हम पढ़ते हैं कि उसके अंदर क्या मज़ीद डिस्कशन हो रही है, ताकि हमारे पास एक्चुअली पता चले। ओके, अब फर्स्ट ईयर में 2,80,000 मिला, लेकिन एक अमाउंट हमें नीचे भी ये नज़र आ रही है, उसको हम डिस्कस करते हैं। वो यहाँ पर ये कहता है कि एक और कैश आउटले हुआ, यानी पैसे फिर गए, कोई ना कोई एक्सपेंस हुआ। हम तो इनवर्ड देखें, यहाँ पर जो चीज़ लिख रहे होते हैं वो इनवर्ड लिख रहे होते हैं इस जगह के ऊपर, मगर आपने नीचे ये यहाँ जहाँ कर्सर ब्लिंक हो रहा है यहाँ चेक करें, 3 लाख इनवर्ड हुआ मगर 20,000 आउट हो गया, तो एक्चुअली आपके पास जो अमाउंट आई वो 280 थी। आउटले को आपने माइनस करना होता है, और ये भी डिस्कस हो रहा है कि 5 लाख का आउटले होगा कब। वो कह रहा है एक्सेप्ट ईयर 6, यानी छठे साल आपको थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। पहले वो कह रहा है कि हर साल सिर्फ 20,000 का खर्चा होगा फॉर ईच ईयर, एक्सेप्ट फॉर ईयर 6। उसका क्या मतलब है, छठे साल को डिफरेंट तरह का खर्चा होगा, और वो खर्चा है 5 लाख का। क्या मतलब इसका, आपने 6th ईयर तक जब जाना है तो क्या मतलब होगा, यहाँ फर्स्ट ईयर में भी कोई मसला नहीं है, 20,000 खर्चा हुआ, थर्ड ईयर में भी 3 लाख में से 20,000 खर्चा हुआ, फोर्थ ईयर में भी 3 लाख में 20,000 खर्चा हुआ, फिफ्थ ईयर में भी 3 लाख में 20,000 एक्सपेंस हुआ। मगर यहाँ आके छठे साल में ज़रा ध्यान से देखें, आपको मिलना चाहिए था 3 लाख जैसे हर साल का होता है, मगर 3 लाख मिला तो सही, मगर उस साल आउटले हुआ 5 लाख का। कोई हो सकता है कि ज़्यादा बड़ी ओवरहॉलिंग हो रही हो, कोई मशीन का बहुत महंगा पार्ट हो वो चेंज करना हो, तो 20,000 खर्च होने की बजाय उस साल यानी 6th ईयर आपका जो एक्सपेंस वो 5 लाख हो गया। अब यहाँ पर साइन कौन सा आएगा, 3 लाख में से 5 लाख निकालें तो माइनस का साइन आएगा। अब आप यहाँ से जज करें कि बजाय इसके कि जो इनवर्ड यानी इनफ्लो आपके पास आ रहा है वो आपको फ़ायदा देता पॉजिटिव सेंस में, वो फ़ायदा देने के बजाय उल्टा नुकसान हो गया। मिला आपको 3 लाख, लेकिन आपने पेमेंट 5 लाख की कर दी। ओके, ये सिर्फ 6th ईयर में हुआ। अब आगे से उसने सिर्फ ये बोला हुआ है कि एक्सेप्ट ईयर 6, और सिर्फ छठे साल ऐसा हुआ है, और बाकी सालों के अंदर कोई भी चीज़ चेंज नहीं हुई। इसलिए आप क्या करेंगे,
जो रिमेनिंग आपके पास 7th से लेकर 10th ईयर तक है, ये बाकी के साल जो हैं इनमें कोई फ़र्क नहीं है, वापस वो अपनी रूटीन पे आ गया 2,80,000 लेने के लिए। अब यहाँ आपने आखिरी साल में ये भी चेक करना है कि कहीं वो मशीन बेच तो नहीं दी, तो 2,80,000 के अलावा तो नहीं कोई पैसा उसके पास आ गया। वो देखने के लिए आप यहाँ पढ़ लें, और वो कह रहा है एट द एंड ऑफ 6th ईयर, एट द एंड ऑफ 6th ईयर एक्सपेक्टेड टू बी ज़ीरो, यानी उसकी जो वैल्यू है लिक्विडेशन की, लिक्विडेशन का मतलब होता है बेचना, लिक्विडेशन वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो गई। इसका मतलब वो बिका या ना बिका बात एक ही है। तो यहाँ पर इसका मतलब कोई एडिशनल अमाउंट 2,80,000 में नहीं आएगी। लास्ट में आपने देखा ना कि यहाँ पर 20 की बजाय इधर 30 आया हुआ है, वो इस वजह से कि उसको बेच के पैसे आए, और यहाँ पर सिर्फ वही जो रूटीन में पैसे आने थे वही आए। लें जी, आपका ये सी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर रुक के आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखें। 11.2 A, B, C पार्ट हैं। इसको कोई मसला हो तो मेरे साथ डिस्कस करें। होपफुली एवरीबडी हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग। अगर कोई प्रॉब्लम है मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी मुझसे पूछ सकते हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को नीट कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।